ओम अरहम। क्लास की शुरुआत त्रिपदी वंदना के साथ। सभी के हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए, आंखें कोमलता से बंद। वंदे अरहम, वंदे गुरुवरम, वंदे सच्चम। ओम अरहम। आदरणीय मोदी सर और उपस्थित सभी परीक्षा साधकों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज क्लास की शुरुआत में हम पहले मोदी सर के द्वारा जो क्वेश्चंस दिए गए थे उनके आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो मैं आमंत्रित करती हूँ मोदी सर को कि सर आज प्लीज। थैंक यू सर। क्वेश्चंस आप प्लीज बताएंगे। जी सर। सर हमारा पहला क्वेश्चन है, अनुप्रेक्षा की प्रक्रिया संक्षेप में लिखें। अनुप्रेक्षा की प्रक्रिया में सबसे पहले हमारा गोल होता है कि लक्ष्य का निर्धारण, कि जिस लक्ष्य के लिए हमें अनुप्रेक्षा करनी है सबसे पहले उस लक्ष्य का निर्धारण होना आवश्यक है। लक्ष्य का निर्धारण होने के बाद सेकंड पॉइंट हमारा होना चाहिए मोटिवेशन। कई लोग लक्ष्य का निर्धारण करते हैं लेकिन मोटिवेशन कॉपी में भी मतलब उन्होंने प्रॉब्लम आई, लक्ष्य का निर्धारण किया लेकिन मोटिवेशन नहीं होने पर उस लक्ष्य की तरफ आगे ही नहीं बढ़ते, तो वहीं का वहीं लक्ष्य रह जाता है। तो मोटिवेशन बिना गति नहीं मिलती। तो मोटिवेशन सेकंड पॉइंट होता है मोटिवेशन। एक भीतर से जैसे होता है कि उसको पाने की तड़प होनी चाहिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की तड़प। अब यदि मोटिवेशन भी पर्याप्त है तो अब हुआ कि अब लक्ष्य प्राप्ति के लिए आगे कदम बढ़ाना है। जैसा हम सब जानते हैं अनुप्रेक्षा में चेतन मन से हमें, यदि हम इसको मनोविज्ञान की भाषा में बोलेंगे तो चेतन मन से अवचेतन मन की तरफ जाना। यदि हम अपने परीक्षा ज्ञान की भाषा में बोलेंगे तो हम चेतन मन से हमें भाव जो तंत्र है हमारा वहां तक पहुंचता है। ये कब पहुंच सकते हैं? जब हमारा शिथिलीकरण होगा। तो तीसरा बिंदु हुआ शिथिलीकरण। जैसे ही शरीर शिथिल, वाणी से मौन, तो चेतन मन निष्क्रिय होने लगता है और अवचेतन मन सक्रिय होने लगता है। हम भाव जगत में प्रवेश करने लगते हैं। तो तीसरा बिंदु शिथिलीकरण, रिलैक्सेशन। चौथा बिंदु है उसके बाद में विजुअलाइजेशन। मान ले कि अब उसमें अनुचिंतन भी आ गया, तो उसको यदि एक बिंदु में बोलना है तो विजुअलाइजेशन। चिंतन करते करते, चिंतन अनुचिंतन करते करते अनुभव के स्तर पर आए। अनुप्रेक्षा में क्या आता है कि जब हम अनुचिंतन करते हैं, चिंतन करते, अनुचिंतन करते करते अनुभव के स्तर पर आए। वो अनुभव का मतलब विजुअलाइज करते करते हम अनुभूति के स्तर पर आ जाए और फिर हमारे भीतर वो बात घटित होने लग जाए। तो ये अनुप्रेक्षा की प्रक्रिया के मुख्य बिंदु है। ठीक है, थोड़ा हेर फेर कर सकते हैं लेकिन मोटा मोटी ये मुख्य बिंदु। थैंक यू सो मच सर। सर हमारा अगला प्रश्न है, भावना एवं अनुप्रेक्षा में क्या अंतर है? कोई भी 3 अंतर बताएं। अनुप्रेक्षा और भावना में वैसे क्या है, अनुप्रेक्षा और भावना बहुत मिले जुले शब्द हैं। और यदि आप देखेंगे कि आपकी संदर्शिका देखें चाहे और पुस्तक देखें, उसमें अनुप्रेक्षा का चैप्टर है, भावना का चैप्टर है ही नहीं। कई जगह पर भावना मतलब उसी में मान लिया गया है। वैसे देखा जाए तो डिफरेंस है। अनुप्रेक्षा उतनी गहरी नहीं है जितनी भावना उतनी गहरी है। भावना बहुत गहरे स्तर तक जाती है, अनुप्रेक्षा का स्तर उतना गहरा नहीं है। अब यदि समय की दृष्टि से देखा जाए तो अनुप्रेक्षा छोटे छोटे समस्याओं के समाधान के लिए
है मूल रूप से। अब जैसे मृदुता की अनुप्रेक्षा, सामंजस्य की अनुप्रेक्षा, अभय की अनुप्रेक्षा, बोले भय का अभी समस्या आई तो अभय की अनुप्रेक्षा कर ली। इस दृष्टि से और यदि कालमान की दृष्टि से देखा जाए तो अनुप्रेक्षा का मिनिमम कालमान 1 महीना होना चाहिए। अब यदि आपने कोई अनुप्रेक्षा 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन करके छोड़ दी, तो जो रिजल्ट आना चाहिए नहीं आएगा। अनुप्रेक्षा का न्यूनतम कालमान 1 महीना मानना चाहिए, जबकि भावना का मिनिमम कालमान 6 महीने माना गया। ये क्यों माना गया? जैसा अभी बात बताई थी कि जैसे अनुप्रेक्षा सामान्यतः एक समस्या आई, उसके समाधान के लिए हमने अनुप्रेक्षा का प्रयोग किया, जबकि भावना में वैसा बन जाते हैं। जैसे कोई साधक अरहम की भावना से अपने आप को भावित करता है, तो अरहम का हर मतलब 24 घंटे वो अरहम के भाव में ही रहने की कोशिश करता है। मतलब हर समय वो अरहममय होने की कोशिश करता है और अपने आप को कम से कम 6 महीने तक अरहम, चिंतन में भी अरहम, स्वाध्याय में भी अरहम, ध्यान में भी अरहम, तो वैसा बनने के लिए फिर पूरा प्रयास करना पड़ता है और ये मिनिमम 6 महीने करना पड़ता है। तो भावना का मतलब है वैसा हो जाना, अरहम की भावना का मतलब अरहम ही बन जाना। हालांकि अरहम तब बनेंगे जब हम पूर्ण वीतराग होंगे, लेकिन काफी रूप में वो अरहम का अनुभव करने लग जाए। 6 महीने तक यदि कोई अरहम मंत्र हर समय ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे में अरहममय होने की कोशिश करे, तो हो सकता है अरहम का अनुभव करने लग जाए 6 महीने। अरहम के उसके सामने अरहम का रूप मोटा मोटी सामने आ जाएगा और रास्ता भी स्पष्ट हो जाएगा कि अरहम बनने का क्या रास्ता है। तो ये समय की दृष्टि से 1 माह और 6 माह का माना जा सकता है डिफरेंस। पहला डिफरेंस बताया कि अरहम तात्कालिक समस्याओं का समाधान के लिए सामान्यतः किया जाता है और भावना वैसा ही बनने के लिए किया जाता है। जैसा हम सब जानते हैं, अनुप्रेक्षा में एक विषय पर क्या होते हैं, अनेक चिंतन होते हैं। एक विषय एक है, लेकिन क्या करते हैं हम, अनुचिंतन करते हैं, तो चिंतन की दृष्टि से विकल्प हो जाते हैं, कई विकल्प हो जाते हैं। तो अभय को अपने अवचेतन मन को समझाने के लिए हम अनेक चिंतन करके उसको अभय की बात को भीतर तक पहुंचाते हैं। लेकिन भावना में एक विषय और एक ही विकल्प है, वहां कोई अनुचिंतन नहीं है, केवल एक विषय और एक ही विकल्प है और उसी की पुनरावृत्ति है। अरहम है तो बस केवल अरहम है, अरहम का कोई चिंतन नहीं है, बस अरहम अरहम अरहम, अरहम का न्यास, अरहम का जप, मतलब केवल अरहममय होने की कोशिश की जाती है। और ये मुख्य 2-3-4 डिफरेंस मैंने बता दिए हैं। फिर थैंक यू सो मच सर। सर हम आगे की क्लास शुरू करें आप? जी जी प्लीज। जी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो अब हम हमारी क्लास के अगले पड़ाव की तरफ आगे बढ़ेंगे। हमारा आज का टॉपिक रहेगा 3 लेवल्स ऑफ माइंड। एक और मिनट, इस एक टॉपिक, प्लीज सूचना जी दे सर, दूं। हाँ जी सर, प्लीज सर। एक एक कल एक सेशन लेवल 2 का, मैं आपकी अब आप लोगों की बिना अनुमति के ही सूचना दे रहा हूं मैं। आप लोग सारी व्यवस्था देखते हैं लेवल 2 की, आप श्वेता जी, रेणु जी, अभिलाषा जी, तो मैं डायरेक्ट दे रहा हूँ। कल एक लेवल 2 का एक स्पेशल सेशन रखा गया है जो अभी निश्चित हुआ है। हालांकि रखा तो गया था वो किसी और पर्पज के लिए, फिर बाद में सोचा गया कि लेवल 2 के जो पार्टिसिपेंट हैं उनको भी लाभ मिल जाए तो क्या दिक्कत है। तो कल डॉक्टर माया वोरा जो कि इंदौर से हैं, वो हाउ टू ओवरकम फियर, वो साइकोलॉजिस्ट हैं, 14 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो इस विषय पर जूम पर अपना प्रेजेंटेशन देंगे, हाउ टू ओवरकम फियर। तो इसमें आपको अभी सेकंड लेवल के ग्रुप में जूम पर लिंक भेज दिया जाएगा। तो जो भी पार्टिसिपेंट, रात को 9 से 10 है, कल रात को 9 से 10 बजे है, तो सबके लिए क्योंकि इसमें ये एक हमारे कुछ ट्रेनर फियर के ऊपर एक प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं, प्रोफेशनल तरीके से कर रहे हैं,
चार्जेबल बेसिस पर उसे कुछ महीने बाद लॉन्च किया जाएगा। तो उसी की तैयारी के बीच में ये प्रेजेंटेशन रखा गया है। तो कल जिनको ये प्रेजेंटेशन सुनना है वो 9 से 10 का अपना समय रिजर्व रखें। अब नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू सो मच सर। सर, ये हम सभी के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगा कि हमको ऐसी कोई क्लास अटेंड करने का मौका मिलेगा। तो मैं सभी पार्टिसिपेंट्स जो आज जुड़े हैं उनसे निवेदन करूंगी कि कल की क्लास को सभी अवश्य अटेंड करें। तो अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे क्लास के अगले पड़ाव पर, और आज का हमारा पहला टॉपिक है 3 लेवल्स ऑफ माइंड। और इस टॉपिक को हमें बेहतर समझाने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं बेंगलोर से रेखा जी पितलिया। रेखा जी, आप बहुत ही कुशल लेवल 2 ट्रेनर हैं। आप प्रवक्ता उपासिका भी हैं और पिछले 10 वर्षों से आप ज्ञानशाला प्रशिक्षिका के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप पिछले कई वर्षों से प्रेक्षा ध्यान से जुड़े हैं और निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है रेखा जी। ओम अरहम। धन्यवाद श्वेता जी। वंदे गुरुवरम। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ जी रेखा जी, आपकी आवाज आ रही है। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के चरणों में मेरा कोटिशः नमन। रेस्पेक्टेड मोदी सर और जूम मीटिंग के द्वारा जुड़े हुए सभी प्रेक्षा साधकों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज हम यहाँ पर 3 लेवल्स ऑफ माइंड, इसके बारे में कुछ समझने की कोशिश करेंगे। हमारे शरीर की जो भी गतिविधियां होती है उनका नियंत्रण हमारे मस्तिष्क द्वारा होता है। हमारे मस्तिष्क हमारे सिर के अंदर के भाग में सुरक्षित एवं स्थिर रहता है। क्रियात्मक पहलू को मन कहते हैं। मस्तिष्क और मन की तुलना हम फूल और उसके सुगंध से कर सकते हैं। एक को हम देख सकते हैं और दूसरे को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। मन का एक प्रमुख आधार है चेतना। इसी आधार पर मन तीन स्तर पर कार्यरत रहता है। श्वेता जी, पहला वाला स्लाइड दिखाएंगे आप? श्वेता जी, या थैंक यू। ये प्रसिद्ध ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट है, इनका नाम है सिगमंड फ्रॉइड। तो इन्होंने मन को 3 अवस्थाओं में विभाजित किया है, जिन्हें चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड, अर्ध चेतन मन यानी सब कॉन्शियस माइंड तथा अचेतन मन यानी अनकॉन्शियस माइंड के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड क्या है। आप पिक्चर में देख सकते हैं, जो राइट साइड में है वो कॉन्शियस माइंड एकदम छोटा सा है, लेफ्ट साइड में सब कॉन्शियस माइंड जो है वो एकदम बड़ा सा है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कॉन्शियस माइंड है क्या, यानी चेतन मन। चेतन मन मन का वह स्तर है जो वर्तमान कालीन है। वर्तमान में हम जो भी काम कर रहे हैं, जैसे अब हम वर्तमान में प्रेक्षा ध्यान की क्लास अटेंड कर रहे हैं, या कोई भी काम हम जो वर्तमान में कर रहे हैं वह है चेतन मन। यह मन का ऊपरी और प्रथम स्तर है। मन के इस स्तर को अवदान का केंद्र या चेतना का केंद्र कहते हैं। मन का यह भाग जागृत अवस्था में रहता है। चेतना मन की क्रियाओं का संचालन तथा नियंत्रण वास्तविकता के अनुसार करती है। ये क्रियाएं
वातावरण के द्वारा प्रभावित होती है। चेतन मन के 3 पक्ष होते हैं। एक तो ज्ञानात्मक, दूसरा भावनात्मक और तीसरा है क्रियात्मक। मन के ये तीनों मानसिक क्रियाएं मिलकर काम करती है। हाँ, यह बात अवश्य है कि कभी कोई मानसिक क्रिया की प्रधानता रहती है तो कभी कोई मानसिक प्रक्रिया की प्रधानता रहती है। उदाहरण के तौर पर इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है कि एक लड़का बाजार जाता है और वहां उसे एक सुंदर साड़ी दिखती है, उसे खरीदकर अपनी माँ को देता है। इसमें जो है साड़ी को देखना, उसकी सुंदरता को समझना ज्ञानात्मक है और उसे देखकर माँ को देने का ध्यान आता है, वह है भावनात्मक क्रिया। उसे लाकर भेंट करना क्रियात्मक क्रिया है। इस प्रकार चेतन मन की प्रत्येक क्रिया में 3 प्रक्रिया होती है। इसके बाद आता है अर्ध चेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड। अर्ध चेतन या अवचेतन मन का वह स्तर है जिसकी क्रियाएं ध्यान की सीमा से परे होते हुए भी प्रयत्न करने पर ध्यान केंद्र में लाई जा सकती है। अर्ध चेतन मन की क्रियाएं न तो पूर्ण रूप से व्यक्त होती है न अव्यक्त। प्रयत्न करने पर व्यक्त या अव्यक्त दोनों हो सकती है। अर्ध चेतन मन की क्रियाएं बिना किसी प्रतिबंध के चेतन मन में आ सकती है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे आप सब आज यहाँ 3 लेवल्स ऑफ माइंड क्या है इसके बारे में पढ़ रहे हैं और फिर 4 दिन बाद में अगर आपसे पूछा जाए कि 3 लेवल्स ऑफ माइंड क्या है तो आप भूल जाएंगे, लेकिन फिर आप दिमाग पर थोड़ा जोर देंगे तो आपको याद भी आ जाएगा। यही है हमारा अवचेतन मन से चेतन मन की ओर। जो भी हम पढ़ते हैं या देखते हैं, पिक्चर्स जो भी देखते हैं वो जाके हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है और उसको हम जब रिकॉल करते हैं तो वो वापस हमारे चेतन मन में आ जाता है। और अवचेतन मन सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है। वह अवचेतन मन का कोई भी विचार या काम बार बार दोहराते हैं तो वह अवचेतन मन का हिस्सा बन जाता है। जब भी कोई कार्य चेतन मन के द्वारा होता है वह सब अवचेतन मन में स्टोर हो जाता है। हम अवचेतन मन से कब संपर्क कर सकते हैं? रात को जब हम सोते हैं उसके 1 से 5 मिनट पहले तक हम अवचेतन मन से संपर्क कर सकते हैं। सुबह उठते ही 5 मिनट तक हम अवचेतन मन से संपर्क कर सकते हैं और जब हम ध्यान में अथवा कायोत्सर्ग की मुद्रा में लीन होते हैं तब भी हम अवचेतन मन से संपर्क कर सकते हैं। इस समय में अवचेतन मन जागृत रहता है और इस समय हम जो भी अफर्मेशन देते हैं वह अवचेतन मन में स्टोर हो जाता है और वही होता है जो हम चाहते हैं। तो अवचेतन मन से संपर्क स्थापित करने के लिए भी कुछ रूल्स हैं। तो पहला है कि जो भी हम अफर्मेशन दे रहे हैं वह पॉजिटिव होना चाहिए। अवचेतन मन को ना की भाषा समझ में नहीं आती। जैसे आपको गुस्सा कम करना है तो आप यह नहीं कहोगे कि मैं क्रोध नहीं करूंगा, बल्कि आप कहोगे कि मेरा क्रोध शांत हो रहा है या फिर सब मेरे मित्र है। इस प्रकार सही वाक्य बनाकर तन्मयता के साथ शुद्ध भावों से यदि सुझाव दिया जाए तो अवश्य ही अवचेतन मन अपना करेगा
और जो भी हम चाहते हैं वही होगा। तीसरा है अचेतन मन। अचेतन मन, यह मन का वह भाग है जिसके बारे में व्यक्ति प्रयास करे तो भी उसे ज्ञात नहीं होता। इस चेतन की गहराई का भी इसे चेतना की गहराई का भी नाम दिया जाता है। सिगमंड फ्रॉइड का विचार है कि व्यक्ति अपने जीवन काल में जिन जिन इच्छाओं का दमन कर देता है, वे इच्छाएं चेतन मन से निकलकर अचेतन मन में प्रवेश कर वही संरक्षित रहती है और इन्हीं दमित या दबी हुई इच्छाओं से चेतन मन का विकास भी होता है। अचेतन मन एवं अर्ध चेतन मन के बीच में फ्रॉइड के अनुसार, फ्रॉइड यानी सिगमंड फ्रॉइड जो साइकोलॉजिस्ट है, उनके अनुसार इन दोनों के बीच में एक सेंसर यानी एक द्वारपाल रहता है जो अचेतन मन में जो पड़ी हुई दमित इच्छाएं हैं उनको अर्ध चेतन अथवा चेतन मन तक आने से रोकता है। हमारा अचेतन मन बहुत प्रबल होता है। जब सेंसर के कारण अचेतन मन अव्यक्त इच्छाओं को प्रकट करने में असमर्थ हो जाता है, तब वह इन इच्छाओं का ऐसा स्वरूप प्रदान करता है जो चेतन मन को स्वीकार हो। सिगमंड फ्रॉइड ने अधिकांश मनोरोगों का कारण अचेतन मन को बताया है, क्योंकि हमारा अचेतन मन दमित आवेगों, भूले हुए अनुभवों, इच्छाओं, आकांक्षाओं, संवेगों एवं लालसाओं का भंडार है, जो कि सेंसर की क्रिया के कारण अभिव्यक्त होने के लिए मार्ग प्राप्त नहीं कर पाते। तो अर्धचेतन मन एवं अचेतन मन में क्या अंतर है? अर्धचेतन मन की क्रियाएं न तो पूर्ण रूप से व्यक्त होती है, न पूर्ण रूप से अव्यक्त। ये सीधे एवं सरलता पूर्वक चेतन मन में प्रवेश कर जाती है। इनके ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं होता। सभी क्रियाएं चेतन मन के समान ही होती है, जबकि अचेतन मन की क्रियाएं पूर्णतः अव्यक्त होती है। उस पर प्रतिबंधक का नियंत्रण होता है तथा अप्रत्यक्ष रूप से बदले हुए स्वरूप में चेतन मन में प्रवेश करता है। इनका ज्ञात होना मनोविश्लेषण पर ही निर्भर करता है। अब सिगमंड फ्रॉइड ने इन तीनों मन की अवस्थाओं को एक उदाहरण के द्वारा समझाया है। श्वेता जी, नेक्स्ट स्लाइड। श्वेता जी, ये अनकॉन्शियस माइंड हो गया, सॉरी, ये मैं भूल गई थी अचेतन मन का। इसके बाद वाला स्लाइड दिखा देंगे। हाँ, तो इसमें आप देख सकते हैं कि समुद्र में एक आइसबर्ग यानी हिमखंड जिसे कहते हैं, वो एक बहुत बड़ा हिमखंड होता है। तो जो समुद्र के ऊपर दिखता है वह है हमारा कॉन्शियस माइंड, और जो समुद्र के अंदर की तरफ होता है वह थोड़ा सा दिखता है, वह है हमारा प्री कॉन्शियस अथवा सब कॉन्शियस माइंड। और जो और भी अंदर आप देख रहे हो अनकॉन्शियस माइंड, जो बहुत बड़ा है और हमें दिखाई नहीं देता है, वह है हमारा अनकॉन्शियस माइंड। जो हिमखंड का बहुत सारा भाग है, 90% वो समुद्र में छिपा हुआ है, और थोड़ा सा जो भाग है वो समुद्र के ऊपर, वो 10% हमें सिर्फ दिखाई देता है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारा मन है वह सिर्फ 10% हमें दिखाई देता है, वह कॉन्शियस माइंड है, वो चेतन मन है। जो अंदर की तरफ है वो 90% है,
जो प्री कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड है। थैंक यू श्वेता जी। अब नेक्स्ट आता है मन के उपकरण। फ्राइड ने बताया कि मन, ईद, फिर अहम यानी ईगो और विवेक यानी सुपर ईगो, तीनों उपकरणों के माध्यम से काम करता है। मन की जो 3 अवस्थाएं हैं, ये हमारे व्यक्तित्व, हमारे पर्सनालिटी से जुड़ी हुई है। और ये कैसे जुड़ी हुई है? सबसे पहले आता है इद अथवा इदम। तो ये टोटली अचेतन का हिस्सा है। इसमें जो भी हमें चाहिए वह तुरंत चाहिए। और ये प्लेजर प्रिंसिपल, मतलब प्रेशर प्रिंसिपल पे काम करता है। इसका मतलब है कि जो भी हमारी इच्छाएं हैं वो तुरंत पूरी हो जानी चाहिए। ये दमित इच्छाओं का भंडार है। ईद जो है वह जन्म के साथ ही शुरू होता है। जैसे एक नवजात शिशु है, उसे भूख लगती है तो वह रोता है, और कभी भी उसका जब मन होता है तब अंगूठा मुंह में डाल देता है। उसको क्या सही है और क्या गलत है उसका पता नहीं होता। बस जो मन में आया, जो उसको अच्छा लगा वह करता है। तो ये है ईद। इसके बाद आता है ईगो। ईगो को हम हमेशा नेगेटिव टर्म्स में लेते हैं कि इसको कितना ईगो है। तो यहाँ पर हम ईगो को पॉजिटिव टर्म में लिया गया है। जो ईगो है यह उचित और अनुचित का समायोजन करती है। इदम की इच्छाओं को नियंत्रण करने का काम ईगो करता है। अगर मन में कुछ गलत चल रहा है तो उस पे जो नियंत्रण का काम करता है वो ईगो करता है। ईगो जो है रियलिटी पे काम करता है। और यह एक इसको एग्जाम्पल के जैसे रेफरी या पुलिस का काम समझ सकते हैं। यह बाल्यावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। और इसके बाद आता है सुपर ईगो। यह आदर्शवादी, नैतिक, सामाजिक अवस्था है। यह मॉरलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी जो सही है वह सही है और जो गलत है वह गलत है। ये किशोर अवस्था से लेकर वृद्धावस्था तक रहता है। अब हम इस ईद, ईगो और सुपर ईगो को एक उदाहरण से समझते हैं कि जैसे एक छोटा बच्चा है, तो उसको आइसक्रीम खाना, आइसक्रीम उसको पसंद है, तो उसको आइसक्रीम खाने की इच्छा होती है, तो वो वही क्या करता है, रोने लगता है। तो ये क्या हो गया, ये ईद है। अब क्या होगा, अब जो सुपर ईगो है वो क्या करेगा, वो कहेगा कि नहीं, आइसक्रीम बहुत अच्छी चीज नहीं है, इससे आपको ठंड लग सकती है, इससे आपका गला खराब हो सकता है, तो आइसक्रीम आपको नहीं खानी है। तो ये सुपर ईगो है। तो अब ईगो जो है वो क्या करेगा कि एक बीच का रास्ता निकालेगा। तो बीच का रास्ता वो क्या निकालेगा कि अगर आपको आइसक्रीम खानी है तो आप थोड़ी सी आइसक्रीम खा लीजिए, लेकिन उसको रात के टाइम पे मत खाइए, दिन के टाइम में आप ये आइसक्रीम खा लीजिए। तो इस प्रकार ये ईद, ईगो और सुपर ईगो काम करते हैं। अब हम चलते हैं हमारा चित्त और प्रेक्षा ध्यान, प्रेक्षा ध्यान की तरफ, इसको कैसे हम करेंगे। तो प्रेक्षा ध्यान के संदर्भ में चित्त और मन का बहुत प्रयोग होता है। ध्यान काल में सुझाव देते समय जागरूक रहना होता है कि ध्यान काल में हम कहाँ मन का प्रयोग करें और कहाँ चित्त का प्रयोग करें। जब हम प्रेक्षा ध्यान में अंतर यात्रा का प्रयोग करते हैं, तब चित्त को शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र की तरफ लेके जाते हैं और ज्ञान केंद्र से शक्ति केंद्र की तरफ लेके आते हैं। इस प्रक्रिया में चित्त का प्रयोग उपयुक्त लगता है, मन का नहीं। उसका भी कारण है कि अंतर यात्रा में केवल चैतन्य का अनुभव करना होता है। इसी प्रकार कायोत्सर्ग में भी हम पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक चित्त की यात्रा करते हैं और चित्त को ले जाते हैं, मन को नहीं। प्रेक्षा ध्यान में हम सुझाव देते हैं कि चित्त शांत रहे। वृत्तियां चित्त में उभरती है, मन में नहीं।
जो चंचलता है वह चित्त की है। चित्त में ही चंचलता पैदा होती है, उसी चित्त को शांत करना होता है। आहार, भय, मैथुन, लोभ, परिग्रह, मान, माया, ये सारी वृत्तियां और संज्ञाएं, संस्कार चित्त या अध्यवसाय चित्त से आते हैं और इस स्थूल चित्त में आकर प्रकट होते हैं। फिर स्थूल चित्त की क्रिया का संवहन मन करता है। तो मन मूल स्तोत्र नहीं है। मूल स्तोत्र क्या है? चित्त। मन तो एक क्रिया तंत्र है, इसका रूपांतरण होता रहता है। वह मानसिक स्तर पर कभी नहीं होता, कभी वह होता है, चित्त के स्तर पर नहीं। अतः व्यक्तित्व रूपांतरण, आंतरिक आनंद व समाधि की अनुभूति के लिए चित्त को समझाना बहुत आवश्यक है। चित्त को समझाने के लिए हमें ध्यान का प्रयोग रोज करना चाहिए, तभी हमारा मन भी एकाग्र होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम। ओम अहम रेखा जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें बहुत ही सुंदर और सरल तरीके से 3 लेवल्स ऑफ माइंड के बारे में बताया। थैंक यू सो मच। अब हम हमारे क्लास के अगले पड़ाव पर बढ़ेंगे और हमारे क्लास का अगला सेशन रहेगा मुद्रा का सेशन। और इस टॉपिक पर प्रकाश डालने हमारे बीच उपस्थित हैं मुंबई से श्रीमती विमला जी दुग्गड़ मैम। आप बहुत ही कुशल प्रेक्षा ध्यान लेवल 2 ट्रेनर हैं। आप प्रवक्ता उपासिका भी हैं। आप पिछले 24 वर्षों से कांदिवली में चलने वाली प्रेक्षा ध्यान योग साधना केंद्र की सह संचालिका के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। आप मुंबई महिला मंडल में प्रेक्षा ध्यान प्रभारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। पूरे भारत में लगने वाले प्रेक्षा ध्यान शिविरों में वरिष्ठ प्रेक्षा प्रशिक्षक श्रीमान पारसमल जी दुग्गड़ सर के साथ आप अपनी सेवाएं देने के लिए सदा तत्पर रहती हैं। आपको ध्यान, स्वाध्याय और सामायिक में विशेष रुचि है। आप पिछले कई वर्षों से प्रेक्षा ध्यान से जुड़े हैं और निरंतर अपनी सेवाएं दे रही हैं। आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है विमला जी मैम। अपने आप को अनम्यूट कर ले मैम। ओम अरहम, आवाज आ रही है? जी मैम। ओम अरहम। वंदे वंदे अरहम, वंदे गुरुवरम, वंदे सच्चम। आज की कार्यशाला में समागत सभी साधक साधिकाओं को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज का विषय है मुद्रा विज्ञान। मुद्रा क्या है, मुद्रा कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, इससे क्या बेनिफिट होता है। तो संक्षेप में मैं आज आपको मुद्रा विज्ञान के बारे में अपने विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। मुद्रा क्या है? मुद्रा शब्द आते ही सामान्य बोध होता है। भारतीय परंपरा में प्रत्येक शब्द के साथ उसकी आत्मा पर भी विचार किया गया है। शब्द यद्यपि एक संकेत होता है, पर निकटतम भावों को स्पर्श करता है। साधना पद्धति में मुद्रा शरीर की विशेष भावपूर्ण आकृति को मुद्रा कहते हैं। जैसे हमारे भाव निर्मित होते हैं, उसी के अनुरूप शरीर की विभिन्न आकृतियां स्वतः ही निर्मित होने लगती हैं। जैसी मुद्रा होती है वैसे भाव होते हैं, जैसे भाव होते हैं वैसे ही श्राव होते हैं, और जैसे श्राव होते हैं वैसा ही प्रभाव होता है। जैसा प्रभाव होता है वैसे ही व्यवहार होता है। दूसरों के साथ हमारा वैसा ही व्यवहार होता है। तो मुद्रा बहुत अच्छा भावों पर विशेष प्रभाव डालती है। तो हमेशा हमें अच्छी मुद्रा का प्रयोग करना चाहिए। कहा जाता है यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, अर्थात जो ब्रह्मांड में है वह पिंड में है, यानी शरीर में है। पिंड हमारा पंच भौतिक शरीर है। इन 5 महाभूतों के सहयोग से ही
सृष्टि की सारी वस्तुएं निर्मित हैं। पूरा ब्रह्मांड का प्रतीक है मानव शरीर। आकाश, वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि, ये पांचों तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। जब ये पांचों तत्व हमारे शरीर में रहते हैं तब एकदम हम स्वस्थ रहते हैं। आप समझ सकते हैं कि इस सृष्टि में, इस पृथ्वी पर, पृथ्वी, वायु, अग्नि, हवा, पेड़ पौधे, लताएं, सारी वस्तुएं हैं, ये प्रकृति के अनुसार है। जब ये प्रकृति का असंतुलन, पृथ्वी के ऊपर किसी एक तत्व का असंतुलन हो जाता है, अधिकता हो जाती है, तब बाढ़ आती है, भूकंप आता है, तूफान आती है, सूखापन हो जाता है, आग लगती है। इसी तरह हमारे शरीर में भी जब एक तत्व का असंतुलन होता है, अनबैलेंस हो जाता है, तब हमारे शरीर पर रोगग्रस्त हो जाते हैं, हम रोगी बन जाते हैं, कई तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। प्रकृति ने हमारे शरीर को एक यंत्र की तरह बनाया है। सचमुच में मुद्रा विज्ञान प्रकृति की एक बहन है। अगर हम जब रोग से ग्रस्त हो जाते हैं तब हम कई दवाइयों के द्वारा, औषधियों के द्वारा, कई चिकित्साओं के द्वारा संतुलन करने का उपचार करते हैं। इसी के अंतर्गत हम मुद्रा विज्ञान के द्वारा हाथों की हथेलियों, पांचों अंगुलियां हैं, इनके द्वारा हम रोगों का उपचार करते हैं। ये हाथों की पांचों अंगुलियां बड़ी महत्वपूर्ण अंगुलियां हैं। मैं कहना चाहूंगी कि अनुभव के स्तर पर है। यह मुद्रा विज्ञान एक डॉक्टर है और ये पांचों, मुद्रा विज्ञान एक हॉस्पिटल है और पांचों अंगुलियां 5 डॉक्टर हैं। ये पांचों डॉक्टर हर समय, हर क्षण हमारे साथ में रहते हैं। जब चाहे तब हम उसका उपयोग कर सकते हैं। जो कोई भी बीमारी हमारे शरीर में आई और हम मुद्रा का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से हमें राहत मिलती है और धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा जड़ से भी रोगों से मुक्त हो सकते हैं। इतना मुद्रा विज्ञान में पावर है कि हर बीमारी का इलाज मुद्रा विज्ञान के द्वारा होता है। तो आज हम जानेंगे क्या है इन अंगुलियों में ऐसा राज, उसके द्वारा हम स्वस्थ मस्त बन सकते हैं। जैसे कि मुद्रा विज्ञान प्रेक्षा ध्यान का एक सहायक अंग है। आप सभी जानते हैं प्रेक्षा ध्यान के मुख्य 8 अंग हैं। कायोत्सर, अंतरयात्रा, श्वास प्रेक्षा, शरीर प्रेक्षा, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, लेशा ध्यान, भावना, अनुप्रेक्षा, ये 8 अंग मुख्य प्रेक्षा ध्यान के हैं। इसी के साथ 4 अंग और जुड़े हुए हैं। आप सभी जानते हैं आसन, प्राणायाम, ध्वनि और मुद्रा। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने बहुत ही जागरूकता से इसके साथ सहायक अंग को जोड़ा है, क्योंकि आसन के बिना हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। आसन करके अपने शरीर को लचीला बना सकते हैं। मांसपेशियों में रक्त का प्रवाह तीव्र गति से होने लगता है और हम स्वस्थ बनकर ध्यान में स्थिरता से बैठ सकते हैं। इसलिए आसन जरूरी है। और प्राणायाम से हमें प्राण का बल मिलता है, जीवन में नव जीवन का संचार होता है और ध्यान में हम आराम से बैठ सकते। अगर हमारे में प्राण शक्ति भरपूर होगी, पूरी मात्रा में प्राण शक्ति होगी, तो आराम से हम स्थिरता से आधा से 1 घंटा ध्यान कर सकते हैं। इसलिए प्राणायाम को भी महत्व दिया गया है। ध्वनि से हमारे चारों ओर का वातावरण शुद्धमय हो जाता है। वातावरण में कोई भी बाधा नहीं आती है। तो हम ध्वनि करेंगे तो माइंड एकदम फ्रेश हो जाएगा, मेमोरी पावर बढ़ेगा, मन शांत होगा, चारों ओर का वातावरण एकदम शुद्ध होगा। इसलिए ध्वनि को भी महत्व दिया है। और चौथा है हमारा मुद्रा। जो मुद्रा के बिना हम ध्यान साधना में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये चारों क्रियाएं हम करेंगे तभी जाकर हमारे साधना में विकास होगा, कोई बाधा नहीं आएगी। मुद्रा विज्ञान एक सूक्ष्म योग है। इससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है, मन शांत होता है, चंचलता कम होती है। हर मुद्रा में मन जुड़ा हुआ रहता है, तभी जाकर हमें लाभ मिलता है। इसलिए मन की एकाग्रता बढ़ती है। तो मुद्रा एक सूक्ष्म योग है
एक अहिंसात्मक चिकित्सा पद्धति है। इससे हम शारीरिक स्वास्थ्य पा सकते हैं, मानसिक संतुलन और भावों को हम निर्मल बनाकर व्यवहारिक ज्ञान को भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। व्यवहारिक ज्ञान में हमारा विकास होता है। तो ये मुद्रा बहुत ही उपयोगी है। तो आइए हम अब आगे के लिए जानते हैं कि मुद्रा कैसे करनी चाहिए। हमेशा मुद्रा दोनों हाथों से करनी चाहिए, क्योंकि राइट हाथ से करते हैं तो लेफ्ट अंग प्रभावित होता है, लेफ्ट हाथों से करेंगे तो राइट अंग प्रभावित होता है। इसलिए दोनों हाथों से करने से ही बेनिफिट मिलता है, एक हाथ से करने से नहीं मिलता है। हमेशा मुद्रा दोनों हाथों से करनी चाहिए। दूसरा है कि इसकी समय सीमा कम से कम 45 मिनट तक हमें पूरी मुद्रा करनी चाहिए। कोई भी मुद्रा हो, इसका समय है 5 मिनट से अभ्यास करते करते हम 45 मिनट तक पहुंचे। अगर एक साथ नहीं कर सकते हैं तो 15-15 मिनट 3 बार डिवाइड कीजिए, 2 बार डिवाइड कीजिए, 22-23 मिनट एक बार कीजिए। ऐसा करके आप कर सकते हैं और धीरे धीरे आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जब तक हम पूरा लाभ नहीं लेंगे तब तक रोग शांत नहीं होगा। पूरा समय का उपयोग करेंगे। अगर हम धीरे धीरे मुद्रा करेंगे तो धीरे धीरे रोग शांत होंगे, और हम एक ही बार में 45 मिनट करेंगे तो हमारा रोग जल्दी से शांत हो जाएगा। तो धीरे धीरे आप अभ्यास करिए, अभ्यास के स्तर पर पहुंचिए। अब आपको सावधानी और जागरूकता ये रखनी है कि जब हमारे रोग शांत हो जाते हैं तब मुद्रा बंद कर देनी चाहिए। कोई कोई ऐसी मुद्रा है, जैसे वायु मुद्रा आएगी आगे, तो वायु मुद्रा रोग शांत होने के बाद हमें बंद कर देनी चाहिए। और किसी किसी की ऐसी प्रकृति होती है, जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी, दमा, तो उनको वरुण मुद्रा नहीं करनी चाहिए। इससे और ज्यादा हमारी सर्दी जुकाम बढ़ती है। तो कुछ प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, अपनी स्वयं की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए हम मुद्रा का प्रयोग करेंगे। जागरूक होकर प्रशिक्षण लेकर हम मुद्रा करेंगे तो कोई आपको विघ्न बाधाएं नहीं आएगी। तो अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल पर आते हैं। प्रैक्टिकल प्रयोग करने से ही हम आगे बढ़ते जाते हैं, हमारा विकास होता है। तो सर्वप्रथम हम ज्ञान मुद्रा पर आते हैं, तत्व को सम रखने के लिए, तत्व को बढ़ाने के लिए। देखिए हमारी हाथों की 5 अंगुलियां, एक अंगूठा है, 4 अंगुलियां हैं। तो ये अंगूठा है हमारा भाई, ये चारों अंगुलियों का भाई है अंगूठा। तो समाधान पाने के लिए सभी बहनें अंगूठे के पास ही जाती है, चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, समाधान मिल जाता है। तो सर्वप्रथम तत्व बढ़ाने के लिए अग्रभाग पर लगाते हैं, तत्व को घटाने के लिए मूल भाग में लगाते हैं। अंगूठे के मूल भाग में कोई भी तत्व बढ़ गया है तो मूल में लगाएंगे, तत्व को सम करना है, बढ़ाना है तो अग्र में लगाएंगे। तो पहले हम जानेंगे 5 तत्वों का राज। अंगूठा अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, ये तर्जनी इंडेक्स फिंगर है, ये वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, ये मध्यमा मिडिल फिंगर है, ये आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, और अनामिका ये रिंग फिंगर है, ये पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, और ये स्मॉल फिंगर है कनिष्ठा, सबसे छोटी, जो जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। अब आप समझ गए होंगे, ये तत्व बढ़ता है अग्रभाग से, घटता है मूल भाग से। तो सर्वप्रथम हम ज्ञान मुद्रा पर आएंगे। इसकी विधि है, अंगूठे का अग्रभाग तर्जनी के अग्रभाग से लगाएंगे, शेष तीनों अंगुलियां सीधी घुटनों पर रहेगी, ये बनती है ज्ञान मुद्रा। आप सब जानते हैं, क्योंकि आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने ध्यान के लिए ज्ञान मुद्रा और ध्यान मुद्रा यानी वीतराग मुद्रा, इन 2 मुद्राओं का ही प्रयोग किया है। क्योंकि ध्यान मुद्रा की कोई समय सीमा नहीं है, साधक के लिए कोई सीमा नहीं है, जितना ध्यान कर सकते हो उतना वीतराग मुद्रा में ध्यान करेंगे, मन एकाग्र होगा, चित्त शांत होगा, स्वभाव परिवर्तन होगा। और ये मुद्रा हमें पद्मासन, ये सर्वश्रेष्ठ आसन है, पद्मासन में हम वीतराग मुद्रा करेंगे तो बहुत ही विशेष लाभ होता है। दूसरी हमारी ज्ञान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा की गरिमा है ज्ञान को सक्रिय करना, तो ध्यान मुद्रा की गरिमा है लालिमा को बढ़ाना।
लालिमा शक्ति ध्यान मुद्रा से बढ़ती है, वीतराग मुद्रा से बढ़ती है। वीतराग की दिशा में हम आगे बढ़ते हैं, हमारा राग द्वेष कम होता है, तो वीतराग की दिशा में हम आगे बढ़ते हैं, इसलिए ये वीतराग मुद्रा है। और ज्ञान मुद्रा से होता है ज्ञान की गरिमा बढ़ती है। और स्वास्थ्य के लिए मस्तिष्क संबंधी जितने भी रोग हैं, चाहे पागलपन हो, अनबनापन हो, चिड़चिड़ापन हो, घबराहट हो, उत्तेजित हो, वासनाएं हो, आवेश हो, गुस्सा हो, सबके लिए ये ज्ञान मुद्रा लाभदायक है। पूरे स्नायु मंडल को सशक्त बनाते हैं, सबल बनाती हैं। जितने भी मस्तिष्क संबंधी रोग हैं उनके लिए ये रामबाण मुद्रा है। चाहे सिर दर्द से लेकर छोटी मोटी जितने भी रोग है वह शांत होते हैं। दूसरी बात है, विद्यार्थियों के लिए यह एक वरदान है। यह एक सरस्वती मुद्रा भी विद्यार्थियों के लिए कहा गया है। इस मुद्रा से बच्चे का ज्ञान अच्छा बढ़ता है। विद्या, सरस्वती माता विद्या देती है, तो इसे सरस्वती मुद्रा भी कहा गया है। तो विद्यार्थी के लिए तो रामबाण ही है। अगर परीक्षा के दिनों में वो घंटों घंटों ये मुद्रा करे तो पाठ जल्दी याद होता है। बच्चों के आदत में परिवर्तन होता है, जो गलत आदतें होती हैं बच्चों की, उससे छुटकारा मिलता है। ऐसे कई लाभ होते हैं, संक्षेप में मैं आपको बता रही हूँ। ज्ञान मुद्रा से 50 लाभ होते हैं, कई लाभ है। इसी प्रकार एक्यूप्रेशर के अनुसार अंगूठे के अंदर पिनियल और पिट्यूटरी, ये 2 पॉइंट्स आए हुए हैं। जो ही ये पिनियल पिट्यूटरी दबते हैं तो दोनों के स्राव संतुलित हो जाते हैं। पिनियल और पिट्यूटरी के स्राव संतुलित रहते हैं, इससे हमारा ज्ञान तंतु सक्रिय होता है। बहुत ही अच्छा है। ये अनिद्रा वाले के लिए रामबाण है, क्योंकि ये एक पेटेंट कैप्सूल की तरह ज्ञान मुद्रा काम करती है। जिसको नींद नहीं आती है, नींद की गोलियां लेनी पड़ती है, उनके लिए ज्ञान मुद्रा बहुत ही रामबाण है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आकाश मुद्रा, दूसरी अंगुली मध्यमा मिडिल फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग पर लगाएं, शेष तीनों उंगलियां सीधी, दोनों हाथ घुटनों पर। ये विधि रहती है। मुद्राओं को हम कहीं पर भी कर सकते हैं, चलते फिरते, उड़ते बैठते, वाहन में यात्रा करते समय। लेकिन कुछ कुछ मुद्राएं ऐसी हैं जिन्हें हम स्थिर रहकर एकदम सीधे बैठकर रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखकर हम करते हैं तो बेनिफिट ज्यादा मिलता है। तो ये हमारी है आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा से आकाश तत्व बढ़ता है। जिनके आकाश तत्व की कमी हो गई है, ये मुद्रा करने से तुरंत ही आकाश तत्व बढ़ने लगता है। और इनकी कमी से जो रोग होते हैं वह रोग धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। हड्डियां में जो दर्द होता है, हड्डियों की कमजोरी होती है, ये मुद्रा करने से हड्डियों का दर्द दूर होता है, हड्डियां मजबूत होती है, दांत का दर्द दूर होता है। गले के लिए भी लाभदायक है और कान के दर्द के लिए भी लाभदायक है। इस अंगुली का संबंध खासकर से हृदय से है, तो हृदय से लगने वाले सभी रोगों के लिए ये रामबाण है। चाहे रक्तदाह हो, चाहे एंजियोना पेन हो, चाहे अनबनापन हो, चाहे अपना प्लस रेट आगे पीछे अनियमित हो, प्लस रेट अप डाउन हो रहा है, तो इस मुद्रा से एकदम नियमित हो जाता है। इस प्रकार से कई लाभ है। आगे बढ़ते हैं। हमारी तीसरी अंगुली है रिंग फिंगर्स। अनामिका अंगुली का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएंगे और शेष तीनों उंगलियां सीधी घुटनों पर रहेगा, दोनों हाथ ऐसे रहेंगे। ये हमारी पृथ्वी मुद्रा है। पृथ्वी मुद्रा से लोह तत्व बढ़ता है और जिनके लोह तत्व की कमी है तो इस मुद्रा को लगाने से हमारा लोह तत्व बढ़ने लगता है। दूसरा लाभ हमें बेनिफिट ये मिलता है, जो व्यक्ति दुर्बल है, कमजोर है, एकदम कमजोर है, जिनका वजन नहीं है, ये मुद्रा करने से वजन बढ़ने लगता है। स्वाभाविक रूप से वजन बढ़ता है, व्यक्ति का संतुलन बना रहता है। यह मुद्रा बहुत उपयोगी है वजन बढ़ाने के लिए। लेकिन जिनका वजन पहले से बढ़ा हुआ है वो ये मुद्रा न करे, ये ध्यान रखे। वजन बढ़ाने की मुद्रा है। जो मोटे ताजे हैं तो इस मुद्रा का प्रयोग न करें।
और आगे बढ़ते हैं हम जल मुद्रा, मतलब ये है हमारी वरुण मुद्रा। इसमें हमारे जल का विकास होता है। शरीर में जल तत्व की कमी होती है तो वह दूर होती है। जल तत्व से जितने भी रोग हैं वो शांत होते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में रूखापन आ गया है तो रूखापन को नष्ट करता है और शरीर में चिकनापन और सिनग्धता आती है इस तत्व से। इस तत्व की कमी से होने वाले सारे रोग शांत होकर शरीर एकदम तेजस्वी बनता है और कांति, शरीर में कांति आती है। अब हम आगे और बढ़ते हैं। इसके लिए एसिडिटी कम होती है। इस मुद्रा से एसिडिटी भी कम होती है। चर्म रोग, जो चमड़ी के जो भी रोग हैं, खाज, खुजली, दाद, ऐसा सिरोसिस पैर होता है, वो भी ठीक होता है। जैसे खाज चला चला के हमारा पैर ऐसा हो जाता है तो इस मुद्रा से, जलोदर मुद्रा से, मतलब ये वरुण मुद्रा से हमारा ये सारा त्वचा संबंधी रोग है वो सब रोग शांत हो जाते हैं। रूखापन को नष्ट करके शरीर में सिनग्धता आती है। ब्रेन को एक्टिविटी करता है, मेमोरी पावर को बढ़ाते हैं, याद शक्ति और बुद्धि का विकास इस मुद्रा से भी होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं वायु मुद्रा। अब चारों अंगुलियों से हमने तत्व को बढ़ाया है, अब तत्व को हमें घटाना है तो अंगूठे के मूल भाग में तर्जनी का मूल भाग लगाएंगे। जो फर्स्ट वाली अंगुली है, इंडेक्स फिंगर को अंगूठे के मूल में लगाएंगे और अंगूठे से इसे दबाव देंगे। ये हमारी वायु मुद्रा बन गई है। वायु से जितने भी रोग हमारे शरीर में होते हैं इस वायु मुद्रा से शांत होते हैं। आयुर्वेद में 80 प्रकार की वायु रोग बताया गया है। तो 80 प्रकार के वायु रोग में गठिया आ गया, लकवा आ गया, अपने जोड़ों का दर्द, वायु से घुटने का दर्द, जितने भी वायु से रोग होते हैं इस मुद्रा से शांत होते हैं। पेट में गैस, कब्जी आदि वायु मुद्रा से शांत होती है। सिर का दर्द दूर होता है और एसिडिटी में भी हमें ये गैस की एसिडिटी होती है, उसमें हमें ज्यादा डकारें आती है तो ये मुद्रा करने से शांत होती है। बहुत ही अच्छी मुद्रा है। अब आगे बढ़ते हैं हम अपान मुद्रा। दोनों अंगुलियां बीच वाली यानी मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाने से ये अपान मुद्रा बनती है। अपान मुद्रा का संबंध हमारे हृदय से है, तो हृदय संबंधी जितने भी रोग हैं वह शांत होते हैं। पेट में गैस, शारीरिक दुर्बलता, वायु का समन इस मुद्रा से होता है। दांतों का दर्द, मल मूत्र में कोई भी समस्या हो तो इस मुद्रा से, जैसे मल मूत्र का निष्कासन, पसीना नहीं आता है तो इस मुद्रा से पसीना आने लगता है। गर्भवती महिला के लिए 9 मास के अंतिम समय या 9 मास पूर्ण होने पर ये मुद्रा करते हैं तो उनकी डिलीवरी नॉर्मल होती है। मुद्रा पूरा समय करने पर और लगातार करने पर ये डिलीवरी नॉर्मल होती है, तो बहुत ही अच्छी अपान मुद्रा है। इस मुद्रा से हृदय से लगने वाले रोग सभी शांत होते हैं। हमारा प्लस रेट अप डाउन हो रहा है तो भी इस मुद्रा से अच्छा होता है। सबसे अच्छी इसमें अपान वायु भी है। इसके ऊपर ही हम आगे आते हैं। अपान वायु मुद्रा, फर्स्ट फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के मूल में लगाएंगे और बीच वाली दोनों उंगलियों का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएंगे। ये हमारी अपान वायु मुद्रा बन जाती है। यह एक मृत संजीवनी मुद्रा भी कहा गया है कि जो व्यक्ति मौत के मुंह पर जाता है और ये मुद्रा लगा देता है तो नव जीवन को प्राप्त करता है। इसे इमरजेंसी मुद्रा भी कहा गया है। अगर व्यक्ति जागरूक है, किसी के हाड़ में दर्द हो रहा है, उस समय पास में कोई जागरूक है और जट से ये मुद्रा लगा देगा तो एक बार वह मौत के मुंह से बच जाएगा। इस मुद्रा को स्वस्थ व्यक्ति, अस्वस्थ व्यक्ति सभी कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि बाढ़ आने से पहले पाल बांध दी जाए तो
खतरा नहीं होता है। इसीलिए हम भी अभी स्वस्थ हैं, पहले से ही हम ये मुद्रा करते रहेंगे तो आगे हमको खतरा नहीं होगा। तो ये अपान वायु मुद्रा, इसमें 30 से 35 बीमारियां अच्छी होती है। हार्ट से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड, पसीना से रिलेटेड, मल मूत्र से रिलेटेड सभी रोगों में यह मुद्रा बहुत ही लाभदायक होती है। यह मुद्रा वज्रासन में करते हैं तो हृदय में जल्दी ही आराम होता है। वज्रासन में बैठ करके पंजों के बल एड़ियों पर बैठना है। आराम से बैठकर इन मुद्रा को करने से हृदय में जल्दी आराम होता है। शरीर का जितना भी विष है वो सारा बाहर निकलने लगता है, विकार दूर हो जाते हैं, दांतों का दर्द में भी आराम मिलता है, हर बीमारी में इस मुद्रा से आराम मिलता है। अब एक और लास्ट मुद्रा समय होने आया है, प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा करेंगे हम। रिंग फिंगर और कनिष्ठा, ये स्मॉल फिंगर, दोनों फिंगर्स का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएंगे। ये हमारी महाप्राण मुद्रा बन गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्रा है। 3 तत्व एक साथ मिल जाने से क्या होता है? तीनों तत्व, कौन सा? अग्नि और पृथ्वी और जल, 3 तत्व जब एक साथ हमारे शरीर में जागृत होते हैं तो प्राण शक्ति का संचार होता है। ये मुद्रा सीधे बैठकर अगर हम पद्मासन में करें तो शक्ति का उद्वारोहण होता है। इस शक्ति का संबंध शक्ति केंद्र से है तो सुप्त शक्तियां जागृत होती है और शक्ति का उद्वारोहण होता है। ऊपर से नीचे पूरे शरीर में शक्ति का संचार होता है। यह मुद्रा तपस्या वालों के लिए रामबाण है। लंबी लंबी तपस्या करने के लिए भूख प्यास नहीं सताती है, क्योंकि 3 तत्व इसमें एक साथ मिल जाते हैं तो न तो भूख सताती न प्यास सताती है। तपस्या में हम आगे से आगे बढ़ते रहते हैं। जो दुर्बल व्यक्ति है, कमजोर व्यक्ति है, जो 6 महीनों से बिस्तर में सोया हुआ है, अगर इस मुद्रा को 1 घंटा कर लेता है तो वह व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से शक्तिशाली बनता है, मानसिक दृष्टि से भी शक्तिशाली बनता है और नव स्फूर्ति का संचार होता है, ओज का संचार होता है, रक्त का शुद्धिकरण होता है। इस मुद्रा से कई लाभ मिलते हैं। इसमें हमें विटामिन बी मिलता है जिससे हमारे शरीर की कांति बढ़ती है, तेजस्विता बढ़ती है और साधना के क्षेत्र में हम आगे बढ़ते हैं। अगर मुद्रा का सही उपयोग करेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम साधना कर पाएंगे। तो मैंने आपको 10 से 11-12 मुद्रा बताई है। मुद्राएं तो बहुत है और लंबा चौड़ा विस्तार से भी है, लेकिन समय के अनुसार मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बेनिफिट बताते हुए 11 मुद्राओं का मैंने आपको थोड़ा सा बताया है। अगर इसमें आपकी कोई जिज्ञासा है तो 2-3 मिनट कुछ जिज्ञासा ले सकते हैं। ओम अरहम मैम, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें बहुत ही सुंदर तरीके से मुद्राओं के बारे में बताया और प्रैक्टिकली उनका क्या बेनिफिट है वो भी हमें समझाया। अब आगे की क्लास एक बार मोदी सर आप संभालें। सर अभी आज तो समय हो चुका है और अभी मुझे लगता है कि प्रश्नों के उत्तर भी हो गए हैं और दोनों ही रेखा जी ने और विमला जी ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, जैसा इस बार हो ही रहा है। सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं और अब मुझे लगता है क्वेश्चन आंसर ले लेने चाहिए अपने को। जी सर, तो आज के हमारे टॉपिक्स के रिलेटेड अगर किसी की भी कोई जिज्ञासा है तो वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में अपना प्रश्न लिखकर भेज सकते हैं। मनीषा जी नाहटा, अपने आप को अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें प्लीज। आवाज नहीं आ रही है मनीषा जी।
हम नहीं सुन पा रहे मनीषा जी, आप प्लीज अपना नेटवर्क चेक करें, तब तक मैं अगला हैंड रेज दे लेती हूँ। पुष्पा जी पगारिया आप। हाँ जी जी, लेकिन डिस्टर्बेंस बहुत है यहाँ पे, हम सुन नहीं पा रहे हैं मनीषा जी। ओके ओके, मैं भेज देती हूँ। पुष्पा जी पगारिया, अपने आप को अनम्यूट करें और आप अपना प्रश्न पूछें प्लीज। मेरा क्वेश्चन विमला जी से है हाँ जी। कि मुद्रा करते हैं तो हाँ। वो समझो उस टाइम तो वो दर्द ठीक हो जाता है, वो हाँ। पूरा जैसे दांत का दर्द है मान लीजिए, हाँ। तो कितने समय से करने से वो पूरा दांत भी ठीक हो सकता है क्या? ऐसा भी हो सकता है? देखो, जड़ से आपका खराब है तो नहीं हो सकता है। ऐसे ही आपके दांतों में दर्द होना शुरू हुआ और आप मुद्रा करेंगे तो तुरंत आराम मिलेगा, और नियमित करते रहेंगे तो आप दर्द से छुटकारा पाएंगे। अगर जड़ से आपका खराब है तो वो निकालना, सड़ा हुआ है तो आपको निकालना ही पड़ेगा। ऐसा है। वैसे तो मुझे मुद्रा पर विश्वास भी है और मैं करती भी बहुत हूँ, पर अरे मुझे ये था कि कितने समय करने से कुछ चीजें एकदम रियलिटी से भी ठीक हो सकती है क्या, ऐसे पूछ रही हूँ। जब तक अच्छे नहीं हो तब तक करते रहो। और कुछ मुद्राएं जैसे वायु मुद्रा मैंने बताया, रोग शांत हो गया तो बंद कर दो। और कुछ मुद्राएं ऐसी है जब तक रोग शांत ना हो तब तक करते रहें, रोग शांत होने के बाद बंद करो। बाकी तो जो रेगुलर मुद्रा है, ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, अपान मुद्रा, महाप्राण मुद्रा, ये तो आपको बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा देगा। अगर हम नियमित प्रयोग करेंगे तो हम ध्यान साधना में आगे बढ़ सकते हैं। शरीर से मुद्राएं कर सकते हैं, पूरे दिन में 2-3 मुद्राएं कर सकते हैं अलग अलग टाइम कर सकते हैं आराम से। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। अब नविता जी नाहटा, अपने आप को अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। जय जिनेंद्र सभी से। मेरा क्वेश्चन रेखा जी से है। मेरा क्वेश्चन ये है कि उन्होंने इदम, ईगो और सुपर ईगो, ये 3 सिचुएशन बताए हैं, तो जिसमें इदम का रिलेशन उन्होंने अवचेतन मन से बताया है, तो ईगो और सुपर ईगो का रिलेशन किससे है, माइंड की कौन सी सिचुएशन से है? ईगो का अवचेतन मन से है और इसका सुपर ईगो का जो है चेतन मन से है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच रेखा जी। अब आगे चैट बॉक्स में कुछ प्रश्न है, मैं रीड आउट कर देती हूँ। मैम, विमला जी मैम के लिए एक प्रश्न है मनीषा जी नाहटा का, कि उनके बेटे को छींकों की प्रॉब्लम है, छींक आती है उनको साइनस कराओ। ये देखो, 2 अंगुलियों का सहारा लेकर नाक के साइड से प्रारंभ करो, ऐसे 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 करके पूरा कपाल तक लाएंगे, यहाँ तक दर्शन केंद्र तक। ये आपको 5 से 10 आवृत्ति करनी है। फिर पुनः रिवर्स करेंगे तो इसे लोक लगाएंगे, अंगूठे से दबाव देंगे दर्शन केंद्र पर, भोयों के ऊपर होते हुए ऐसे आएंगे, पूरे पॉइंट को कवर करते करते नाक के पास आकर ऐसे, ये खड्डे का भाग है, यहाँ पर थोड़ा ऊपर, यहाँ पर जोर से ऐसे दबाव देंगे, जर्क देना है ऐसा। तो 5 से 10 बार, दिन में 3 बार करेंगे, आपका साइनस शाम तक खत्म हो जाएगा। ये साइनस मुद्रा इस मुद्रा विज्ञान बुक में है, इसको साइनस मुद्रा बोलते हैं। 2 अंगुली के सहारे से पूरा कवर करना है, उल्टा सीधा। थैंक यू सो मच मैम। मैम, ज्योति जी बाफना का प्रश्न है कि बीपी को कम करने के लिए कौन सी मुद्रा लाभदायक है? एक मुद्रा ये देखो, बीपी को कम करने के लिए दोनों हाथों में लोक लगाएंगे, राइट हाथ की अंगुली को एकदम इंडेक्स फिंगर को खड़ी रखेंगे, और ये अंगूठा, राइट हाथ का अंगूठा तर्जनी अंगुली के अंगूठे के एकदम जड़ में लगाएंगे, और अंगूठे के अंगूठा मिलाकर ऐसा, फिर राइट को बंद करेंगे ऐसे, राइट स्वर को बंद करके धीरे धीरे श्वास लें, धीरे धीरे छोड़ें, पूरी एकाग्रता से श्वास लेना, छोड़ना, राइट को बंद करना। 10 से 15 मिनट में आपकी बीपी एकदम संतुलन हो जाएगी। और इसके साथ आप अपान वायु भी कर सकते हैं, ये भी आपको
बीपी में राहत दिलाती है। लेकिन मेन मुद्रा ये है, हाथों में लोक लगाकर ऐसे अंगुलियों में अंगुलियां फंसानी है और इंडेक्स फिंगर को खड़ा करना है। फिर ये अंगूठे को जड़ में लगाना है, इंडेक्स फिंगर के अंगूठे के ऊपर अंगूठा फिर ऐसे लगाना। ठीक है, आया समझ में? हाई ब्लड प्रेशर मुद्रा अपने मुद्रा विज्ञान बुक में है। हाई ब्लड प्रेशर मुद्रा असाध्य रोगों का अचूक इलाज है, उस बुक में है असाध्य रोगों का अचूक इलाज, हाई ब्लड प्रेशर मुद्रा। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। अब सुधा जी आप अपना प्रश्न पूछें, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। सुधा जी मैं पूछ लूं, लेकिन मुझे ज्यादा समझ में नहीं आया आप क्या पूछना चाह रहे हैं चैट बॉक्स में। जी ओके मैम, मुझे पूछना था कि जब हम इंडेक्स और थंब को मिला के अपने नीज पे या थाइस पे रखते हैं, तब जो फिंगर्स अपवर्ड्स होती है उसको चिन्ह मुद्रा बोलते हैं कहीं पे, और जो पाम फेसिंग डाउन होते हैं तब उसको ज्ञान या ज्ञान मुद्रा बोलते हैं। तो आप थोड़ा बता सकते? हाँ, तो इनको चिन्ह मुद्रा भी बोलते हैं, ज्ञान मुद्रा को चिन्ह मुद्रा भी बोलते हैं मैडम, इसी को चिन्ह मुद्रा भी बोलते हैं। म्यूट हो गए क्या? हेलो हेलो, जी जी मैम, हेलो। हाँ, इसी ज्ञान मुद्रा को चिन्ह मुद्रा भी बोलते हैं। ओके, इसी को बोलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। मैम अब नीलम जी का एक अगला प्रश्न है कि मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कौन सी मुद्रा करनी चाहिए। उनको एक माइनर फ्रैक्चर है पैर में, तो उसके लिए पूछ रहे हैं वो। फ्रैक्चर तो है तो देखो, बाकी तो आप आकाश मुद्रा करें। ये आकाश मुद्रा फ्रैक्चर हो गया तो हड्डियां के लिए बहुत अच्छा है। ये आकाश मुद्रा मैंने बताया नहीं, हड्डियां कमजोर होती है, हड्डियों में दर्द होता है, जॉइंट का होने के लिए आकाश मुद्रा, और पैरों में दर्द होता है तो महाप्राण मुद्रा। ये दोनों लास्ट वाली अंगुलियों का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएंगे, दोनों उंगलियां सीधी रहेगी ऐसे। ये समझ में आया? पहले करनी है आपको आकाश मुद्रा करनी है हड्डियों के लिए, जो हड्डियां कमजोर हैं, आपको फ्रैक्चर हुआ है तो वापस हड्डी जुड़ने के लिए आपको आकाश मुद्रा करनी है, और पैरों में दर्द के लिए महाप्राण मुद्रा करनी है। थैंक यू सो मच मैम। अब रंजना जी अपने आप को अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। जय जिनेन्द्र मैम। जय मैम आपने 2-3 बार बोला था जैसे माइनस प्लस बैलेंस हो जाता है, ये माइनस प्लस सब क्या? मतलब जो तत्व बढ़ जाता है तो हाँ। उसको घटाने के लिए मूल में लगाना है। कोई भी जैसे हाँ। आकाश तत्व आपका ज्यादा हो गया, कैल्शियम ज्यादा हो गया, तो उसको घटाना है, कम करना है, तो मूल में लगाएं। ये आकाश तत्व बताया ना, दूसरी फिंगर आकाश तत्व, तो इसको मूल में लगाना है। अच्छा, अंगूठे के मूल में, तीनों उंगलियां सीधी ऐसे, ये मूल में लगा दिया, ये मूल। मैंने से ये नजरों का माइनस प्लस तो नहीं है ना, रोशनी का माइनस प्लस का नहीं है। नजर के लिए ये आप प्राण मुद्रा बताएंगे, महाप्राण मुद्रा। आंखों में जलन हो, आंखों की नजर कम हो, आंखों से पानी बहता हो, तो ये महाप्राण मुद्रा बहुत अच्छी है। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। अब वी आर डन विद ऑल द क्वेरीज। चैट बॉक्स में भी कोई प्रश्न नहीं है और हैंड रेज भी नहीं है। सो अब आप आगे की क्लास संभालें मोदी सर। सभी के हाथ जुड़े हुए। अब हम जिनकी कृपा से सब काम हो रहा है, पूज्य गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के प्रति, प्रेक्षा अनुशास्ता आचार्य महाश्रमण जी के प्रति, और इस लोक में जितने भी आचार्य हैं, गुरु हैं, जो भी वीतरागता का मार्ग बता रहे हैं, मोक्ष मार्ग बता रहे हैं, उन सब गुरुओं के प्रति भी कृतज्ञता। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। ओम अर्हम। कृतज्ञोस्मि सर, हम सब आपके बहुत बहुत आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि मैम, हम सब आपके भी बहुत बहुत आभारी हैं। विमला जी मैम, हमको बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत आभारी है हम प्रेक्षा फाउंडेशन के प्रति कि ऐसा अवसर हमें दिया है, उनके लिए बहुत बहुत कृतज्ञता। थैंक यू सो मच मैम।
तो पार्टिसिपेंट्स, अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे, लेकिन उसके पहले जैसे मोदी सर ने बताया कि कल की क्लास जो है 9 से 10 की, वो सभी हम अटेंड करें। तो अगले हफ्ते हम सोमवार की क्लास में मिलेंगे लेवल 2 के क्लास के लिए, एक नए और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। ओम अरहम। ओम अरहम।